Welcome students to Miskeen Learning Charity Education Channel. इस वीडियो में हम कर रहे हैं Characteristics of Knowledge. Let us get started. Characteristics of knowledge. Knowledge यानी इल्म यानी ज्ञान. Knowledge के characteristics, उसकी खासियत क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है. Knowledge is characterized by some special features. यहाँ पर जो हमें फीचर्स दिए गए हैं उनसे हमें पता चलेगा कि नॉलेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं. तो चलिए बारी बारी हर एक फीचर को देखते हैं. 3 एस्पेक्ट्स ऑफ नॉलेज. नॉलेज के 3 पहलू. नॉलेज हैज़ 3 मेन एस्पेक्ट्स: द नॉलेज सीकर, द कॉन्शियसनेस ऑफ द पार्टिसिपेंट, द नोन, द फील्ड ऑफ स्टडी एंड द प्रोसेस ऑफ नोइंग which connects the knower and the known. तो नॉलेज के 3 पहलू हैं जिसमें 3 चीज़ें इन्वॉल्व हैं और वो क्या है. एक नॉलेज सीकर है, यानी जो नॉलेज की खोज में है, जो नॉलेज की तलाश में है. यहाँ पर कह रहे हैं कि द कॉन्शियसनेस ऑफ द पार्टिसिपेंट, यानी वो उसके होशो हवास में, उसका ज़मीर उसे क्या ढूंढने के लिए कह रहा है, उस चीज़ को हम यहाँ पर नॉलेज सीकर कह रहे हैं. द नोन, द फील्ड ऑफ स्टडी, यानी वो किस चीज़ को स्टडी करना चाहता है, किस चीज़ के बारे में नॉलेज हासिल करना चाहता है. एंड द प्रोसेस ऑफ नोइंग, यानी वो किस तरीके को अपनाना चाहता है उस द नोन को जानने के लिए, उस फील्ड की स्टडी करने के लिए. और ये जो प्रोसेस है वो उन दोनों के बीच की एक कड़ी है जो उन दोनों को कनेक्ट करती है, जोड़ती है. Very often, education focuses only on the field of study and neglects the position of the knowledge seeker and process of knowing. अक्सर जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो सिर्फ फील्ड ऑफ स्टडी पे, यानी जो नतीजा है उसके पीछे पड़ा हुआ होता है कि क्या पढ़ाना है, कि कौन से सब्जेक्ट सिखाने हैं. लेकिन वो जो हमारा नॉलेज सीकर है उसके पोजीशन को निगलेक्ट करते हैं. पोजीशन को निगलेक्ट करना यानी कि नॉलेज सीकर किस हाल में है. क्या नॉलेज सीकर जो आप सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं वो सीखना चाहता है, क्या वो समझ सकता है, किस लेवल तक समझ सकता है. क्या हम ये सारी चीज़ों को देखते हैं. क्या हम उसका जो प्रोसेस है, उसे जो सिखाने का जो तरीका है, क्या उस पर गौर करते हैं कि कौन सा तरीका किस टाइप के नॉलेज सीकर को सूट करेगा. हम ये सारी चीज़ों को इग्नोर करते हैं. हम सिर्फ इस चीज़ के पीछे पड़े हुए होते हैं कि हमें क्या सिखाना है और उसका क्या रिज़ल्ट आना चाहिए. लेकिन जिससे सिखा रहे हैं और जो तरीका है उस पर हम फोकस नहीं करते हैं. This hampers the construction of knowledge. और जब जो नॉलेज सीकर है, जो नॉलेज हासिल करने का तरीका है, इस चीज़ को नज़रअंदाज किया जाता है, तब क्या होता है कि जो कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज है, यानी जो नॉलेज हमारे दिमाग में बिल्ड हो रही है वो सही तरीके से नहीं हो रही है. हैम्पर का मतलब होता है किसी चीज़ में बाधा आना, उस चीज़ को उस किसी चीज़ में रोक टोक लगाना. तो ये जो हमारा नॉलेज है उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो सही तरीके से नहीं होगा. मिसाल के तौर पर हम बच्चों को एक साइंस एक्सपेरिमेंट करने के लिए कहते हैं. अब यहाँ पर हमारा जो नॉलेज सीकर है वो है स्टूडेंट, जो प्रोसेस है वो है एक्सपेरिमेंट करने के स्टेप्स, और जो नोन है वो है हमारे एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट. लेकिन क्या हम इन चीज़ों पर ध्यान देते हैं कि क्या हर बच्चे को इस एक्सपेरिमेंट का मकसद समझ में आ रहा है कि एक्सपेरिमेंट क्यों किया जा रहा है. क्या सारे बच्चे एक्सपेरिमेंट्स के स्टेप्स को फॉलो कर पा रहे हैं. क्या इस एक्सपेरिमेंट को अचीव करने के लिए कुछ और स्टेप्स हो सकते हैं, कुछ और तरीका हो सकता है. जब हम स्टेप्स पर, यानी जो तरीका है उस पर ध्यान नहीं देते हैं, या हम जो बच्चा है
اس کی طرف نہیں دیکھتے ہیں کہ کیا بچے میں انٹرسٹ ہے، کیا بچے سمجھ پا رہے ہیں، ہم صرف نتیجے کے پیچھے پڑے ہیں کہ رزلٹ کیا آئے گا، تب ہم کہتے ہیں کہ اس طریقے کا جو ایجوکیشن پروسیس ہے اس سے کنسٹرکشن نہیں ہو سکتا، کہ اس سے جو بچہ ہے اس کا جو نالج ہے وہ بلڈ نہیں ہو سکتا۔ سوشل کیریکٹر آف نالج۔ نالج از اے شیئرڈ پروڈکٹ۔ نالج جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو بانٹی جاتی ہے۔ انٹریکشن آف پیپل ان دا سوسائٹی جنریٹس نالج۔ نالج کیسے پیدا ہوتی ہے؟ جب سوسائٹی میں، ایک معاشرے میں جو لوگ ہیں آپس میں ملتے جلتے ہیں تب نالج پیدا ہوتی ہے۔ اٹ کین ناٹ بی ایٹریبیوٹیڈ ٹو اے سنگل انڈیویژول۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو نالج ہے، جو علم ہے وہ کسی ایک انسان سے آ رہا ہے، کسی ایک انسان کی خاصیت ہے۔ rather it develops due to the contribution of different people in the society۔ لیکن وہ کیسے آتی ہے، کیسے بنتی ہے؟ بہت سارے جو لوگ ہوتے ہیں ایک سوسائٹی میں، سب کا اس میں حصہ ہوتا ہے۔ Even if certain knowledge comes from one person, this person's previous knowledge is a product of his or her experience with society۔ اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ کوئی ایک پرٹیکولر نالج ہے، کوئی علم ہے جو کسی ایک انسان سے آتی ہے، تب بھی اس کا جو نالج ہے وہ اس کے پریویس ایکسپیرئنس سے، جب اس نے کسی سے بات چیت کی ہوگی یا کسی سے انٹریکشن کیا ہوگا تو وہاں سے آتی ہے، یعنی کہیں نہ کہیں اس کی جو نالج ہے وہ سوسائٹی سے آ رہی ہے۔ نالج کین ناٹ بی جنریٹڈ ان ویکیوم۔ نالج خالی پن سے پیدا نہیں ہو سکتی۔ اٹ از کریٹڈ، سسٹینڈ اینڈ نرشڈ بائی سوسائٹی۔ نالج سوسائٹی سے ہی پیدا ہوتی ہے، وہیں پر پھلتی پھولتی ہے۔ کنسیڈر دس ایگزامپل۔ اس مثال کو لیجیے۔ کارل مارکس has contributed to economics through his theory of surplus value۔ کارل مارکس ایک جرمن فلاسفر تھے اور وہ اکنامی کے ایکسپرٹ تھے، اور کارل مارکس جو تھے وہ کمیونسٹ پرنسپلز کی پیروی کرتے تھے۔ پہلے شارٹ میں دیکھتے ہیں کہ تھیوری آف سرپلس ویلیو کیا تھی۔ کارل مارکس's theory of surplus value is the idea that capitalists exploit workers by paying them less than the value they produce, resulting in a surplus value that the capitalists appropriate as profit۔ ان کی تھیوری کے حساب سے دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ورکنگ کلاس کا آدمی، یعنی جو مزدور ورگ کا ہے، مزدور طبقے کا ہے، اور دوسرا ہے کیپٹلسٹ کلاس کا آدمی، یعنی ہم اس سے سرمایہ دار یا پونجی وادی کہہ سکتے ہیں۔ اب ان کی تھیوری کے حساب سے ورکنگ کلاس کا انسان اپنی محنت سے اس ویلتھ کو کریٹ کرتا ہے، اس پیسے کو کریٹ کرتا ہے، لیکن اس پیسے کا بہت ہی کم حصہ اسے دیا جاتا ہے ویجز کی طور پہ، یعنی سیلری کی طور پہ، پگار کی طور پہ، اور اس میں سے جو زیادہ حصہ ہے وہ کیپٹلسٹ کے پاس چلا جاتا ہے پروفٹ کی طور پہ، منافع کی طور پہ۔ اس لیے سرپلس اسے کہا جاتا ہے جو ہے ویلتھ مائنس ویجز، یعنی جو پیسہ مزدور اپنی محنت سے بناتا ہے اس میں سے اس کی پگار کو نکال دیجئے، اور جو بچ جاتا ہے اسے سرپلس کہتے ہیں، جو وہ اپنے پاس منافع کے طور پر رکھتا ہے۔ Though this theory may be the contribution of Marx, yet it must be acknowledged that Marx proposed the theory due to what he observed and experienced in society۔ تو چاہے یہ تھیوری کارل مارکس کے نام پر ہے، انہوں نے اسے بنایا تھا، لیکن کیسے بنایا تھا؟ اپنے جو تجربے تھے، جو انہوں نے سوسائٹی میں دیکھا تھا، وہ ساری چیزوں کو سیکھ کر، پرکھ کر، جان کر انہوں نے اس تھیوری کو بنایا تھا۔ تو ہم اس چیز کو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ جو بھی ہم ایز انڈیویجول
کرتے ہیں یہ جو سوسائٹی ہوتی ہے، جو ہمارے تجربے ہوتے ہیں، اس کا ہم پر کافی اثر ہوتا ہے. His previous understanding of wealth generation, production and the conditions of the working class resulted in this theory. تو ان کے کیا ایکسپیرینسز تھے جنہوں نے جس کی وجہ سے وہ اس تھیوری کو بنا پائے کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ آف ویلتھ جنریشن، کی پیسہ جو ہے وہ کیسے اس سوسائٹی میں جنریٹ ہوتا ہے، کیسے پروڈکشن ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے کام کیا ہوگا، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ یہ سسٹم کیسے ہوتا ہے، کہ فیکٹریاں کیسے چلتی ہیں، ورکرز کو کیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے، ان کے حالات کیسے ہوتے ہیں، ان سے کیسے فائدہ اٹھایا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں انہوں نے دیکھی ہوں گی، انہوں نے خود محسوس کی ہوں گی، تبھی وہ اس نتیجے پر پہنچ پائے. کیومولیٹو اینڈ نان ڈپلیٹنگ کیریکٹر آف نالج، یہ ہمارا تیسرا کیریکٹرسٹکس ہے نالج کا. نالج گروز بائی بلڈنگ آن واٹ آلریڈی ایگزسٹ اینڈ ہینس از کیومولیٹو ان نیچر. کیومولیٹو کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسی کیومولیٹو اینڈ نان ڈپلیٹنگ کیریکٹر آف نالج. کیومولیٹو کا مطلب ہوتا ہے جب کسی چیز میں بڑھت ہوتی ہے اور وہ بڑھتی ہی جاتی ہے، جو پرانی چیز پائی گئی تھی اس میں نئی چیز کا ایڈیشن ہوتا جاتا ہے، جمع ہوتا جاتا ہے، تو ہم اسے کیومولیٹو کہتے ہیں. نالج گروز بائی بلڈنگ آن واٹ آلریڈی ایگزسٹ، یعنی جو نالج ہے اس کی بڑھت کیسے ہوتی ہے، پہلے سے جو چیز اس دنیا میں ہے، جو حقیقت ہے، اس پر اس کا اضافہ ہوتا جاتا ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جمع ہوتا ہے. تو اس طرح سے اسے کیومولیٹو کہا جاتا ہے. The knowledge of reality is ever expanding. حقیقت جو ہے اس دنیا میں وہ ایک جیسی نہیں رہتی ہے، وہ بڑھتی جاتی ہے. اور وہ کیسے؟ ڈسکوریز آف نیو فیکٹس، نئی نئی چیزیں ایجاد ہوتی ہیں، ڈسکور کی جاتی ہیں. چینجنگ پرسیپشنز، ہمارے نظریے بدلتے جاتے ہیں. اینڈ اے چینج ان دا وے وی ویو اینڈ انڈرسٹینڈ سم تھنگ لیڈس ٹو ایکسپینشن آف نالج. اور جس طریقے سے ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، ان ساری چیزوں کی وجہ سے جو ہمارا کرنٹ نالج ہے، جو ہمارے دماغ میں جو علم ہے، وہ بڑھتا جاتا ہے. ہیومن انڈرسٹینڈنگ آف دا ورلڈ اراؤنڈ اس از آلویز ان اے اسٹیٹ آف چینج. جو انسان کی جو سمجھ ہوتی ہے پوری دنیا میں، یہ ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، یہ بدلتی رہتی ہے. فار ایگزامپل، ان دا پاسٹ اٹ واز بلیوڈ دیٹ دا سن مووز اراؤنڈ دی ارتھ. مثال کے طور پر پرانے زمانے میں یہ مانا جاتا تھا کہ جو سن ہے، جو سورج ہے، وہ ارتھ کے اراؤنڈ گھومتا ہے. As science developed, this knowledge changed and we accepted that the sun is the center of the solar system. اور جیسے سائنس میں تبدیلیاں ہوئیں، اس میں نئے ایکسپیریمنٹس کیے گئے، نئے نالج حاصل ہوئی، تو یہ بات اب ثابت ہو چکی ہے اور ہم سب اس بات کو مانتے ہیں کہ جو سن ہے وہ ہمارے سولر سسٹم کا سینٹر ہے اور اس کے آس پاس باقی چیزیں گھومتی ہیں. Old knowledge gets enhanced and in some cases it gets replaced. تو یہ جو چینجز ہوتے ہیں، تبدیلیاں ہوتی ہیں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو پرانی نالج ہوتی ہے اس میں بڑھت ہوتی ہے، it gets enhanced، اور کوئی کیس میں یہ بدل بھی جاتی ہے. Knowledge can never be stagnant. نالج کبھی بھی ایک جیسا نہیں رہ سکتا، ایک ہی جگہ پہ نہیں رہ سکتا. اسٹیگننٹ یعنی وہ ایسی چیز جو کبھی اس جگہ سے ہلتی نہیں ہے. This leads to knowledge expansion and in the past few decades we are experiencing knowledge explosion. اور جو نالج ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ کئی صدیوں سے، کئی سالوں سے بڑھتی جا رہی ہے، اور پچھلی کچھ سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ نالج کا ایکسپلوژن ہو رہا ہے. اور ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ جو سائنس ہے اس میں
पुराने ज़माने के मुकाबले हम देख सकते हैं कि पिछले 50 साल में बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है और बहुत सारे चेंजेस आए हैं. नॉलेज कैन नॉट बी डिप्लीटेड. इल्म जो है, जो ज्ञान है, वो कभी कम नहीं हो सकता. इफ़ वन यूजेस अ नेचुरल रिसोर्स इट मे बी एग्जॉस्टेड. नेचुरल रिसोर्स यानी जो चीज़ें हमें कुदरत ने दी हैं, वो चीज़ें जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वो ख़त्म हो सकती हैं. जैसे जो हमारे मिनरल्स वगैरह हमें जो मिलते हैं, सोना चांदी वगैरह, वो एक ना एक दिन तो ख़त्म होंगे जब हम उन्हें निकालते रहेंगे. बट इफ़ वी यूज़ नॉलेज और शेयर नॉलेज इट डज़ नॉट गेट डिप्लीटेड. लेकिन नॉलेज को इस्तेमाल करने से और बांटने से वो कभी कम नहीं होती. एग्जिस्टिंग नॉलेज गेट्स रिफाइंड but one can never claim that knowledge in a field has been perfected. और नॉलेज जो है वो बदल सकती है, बेहतर की जा सकती है, लेकिन हम कभी ये नहीं कह सकते कि ये जो नॉलेज है वो किसी एक फील्ड में परफेक्ट है. फॉर एग्जाम्पल, man's knowledge about the human brain has seen a lot of development. Yet, we cannot claim that we know everything about the brain functions. मिसाल के तौर पे जो इंसान का दिमाग है उस पर बहुत सारा रिसर्च हुआ है, बहुत तरक्की हुई है, लेकिन आज भी हम दावे के साथ जो दिमाग है उसके सारे फंक्शंस क्या है वो नहीं बता सकते. देयर इज स्टिल स्कोप फॉर आवर एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज अबाउट द ब्रेन. आज भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें ब्रेन के बारे में जाननी है और सीखनी है. नॉलेज डेवलप्स पर्सपेक्टिव्स. नॉलेज इज़ नॉट जस्ट एक्सप्लेनेटरी. नॉलेज सिर्फ कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बयान की जा सकती है, जो बताई जा सकती है. इट इज़ ऑल्सो इंटरप्रेटिव इन नेचर. इंटरप्रेट करना यानी किसी चीज़ को हमें अपनी सोच समझ से उसका अंदाज़ा लगाना. डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ एक्सपोजर द नॉलेज सीकर हैज़, नॉलेज टेंड्स टू कंस्ट्रक्ट रियलिटी फॉर द नॉलेज सीकर. तो नॉलेज ऐसी चीज़ नहीं है जो सिर्फ बताई जा सकती है, लेकिन इंटरप्रेट भी की जा सकती है, यानी हम अंदाज़ा भी लगा सकते हैं उस चीज़ के बारे में. और ये कैसे होता है? डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ एक्सपोजर, यानी जो नॉलेज सीकर है, जो नॉलेज की खोज में है, वो उसकी जो एक्सपीरियंसेस हैं, यानी उसका जो एक्सपोजर है, उसने ज़िंदगी में क्या देखा है, क्या महसूस किया है, उसके हिसाब से वो हकीकत को अपने इर्द गिर्द बनाता है. वो अपनी नॉलेज को उससे इंस्पायर करता है. नॉलेज इज़ इंटरप्रेटेड इन द सोशल कॉन्टेक्स्ट एंड हेंस इज सेड टू बी पर्सपेक्टिव जेनरेटिंग. हम पहले भी देख चुके हैं कि जो नॉलेज है वो सोसाइटी से आती है, सोसाइटी के एक्सपीरियंसेस से, सोसाइटी में एक दूसरे से शेयर करने से जो है नॉलेज बनती है. तो इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि नॉलेज इज़ इंटरप्रेटेड इन सोशल कॉन्टेक्स्ट, कि हम हमारे एक्सपीरियंसेस से, हमारे तजुर्बे से नॉलेज का अंदाज़ा लगाना सीख जाते हैं. एंड हेंस इज सेड टू बी पर्सपेक्टिव जेनरेटिंग. पर्सपेक्टिव यानी हमारा नज़रिया, और इस चीज़ से, ये सारी चीज़ों से जो हमारा नज़रिया है, हमारी सोच है, वो बनती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, if a student gains knowledge about Mahatma Gandhi and his work, he is not just gathering facts about Gandhiji's work, he is forming some perspectives based on the knowledge. मिसाल के तौर पर अगर हम किसी स्टूडेंट को गांधी जी के बारे में पढ़ाते हैं या वो सीखता है, पढ़ता है, तो वो सिर्फ उनके बारे में फैक्ट्स नहीं जमा कर रहा है, कि जो हकीकत है वो नहीं जमा कर रहा है. वो उनके बारे में, उनके काम के बारे में अपने दिमाग में एक राय भी बना रहा है, उसका एक नज़रिया भी बन रहा है. नॉलेज इज़ ट्रांसफरेबल. नॉलेज कैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. नॉलेज जो है एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है. एक्सप्लिसिट नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स, बुक्स एट्सेट्रा in particular can easily be distributed via networks to many people. और नॉलेज को जब हम एक शक्ल दे देते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स, किताबें वगैरह, तो उनको हम आसानी से कई तरीक़ों से जो है लोगों तक पहुंचा सकते हैं. We accept that knowledge is transferred from teacher to student,
from one generation to another or from author to reader. और हम ये जानते हैं कि जो नॉलेज है वो टीचर से स्टूडेंट तक पहुंचता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन यानी एक नस्ल से दूसरे नस्ल तक पहुंचता है, और एक ऑथर यानी जो बुक का राइटर होता है उसके रीडर तक पहुंचता है। और आज के इस ज़माने में जो इंटरनेट का ज़माना है उसमें तो नॉलेज जो है वो तेज़ी से कई तरीक़ों से लोगों के पास पहुंचता है। Knowledge can be categorized. According to NCF 2005, knowledge can be categorized based on different kinds of concepts and meanings involved and processes of validation and justification. Knowledge जो है उसे कई हिस्सों में बांटा जा सकता है क्योंकि कई different concepts होते हैं, समझ होती है, मतलब होते हैं, और इन सारी चीज़ों को प्रूफ करने के तरीके भी अलग होते हैं। जो वैलिडेशन का प्रोसेस होता है यानी सही गलत साबित करने के जो तरीके होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। Thus we have social sciences, mathematics, natural sciences, business studies, humanities and arts as different areas of knowledge. इसलिए जो हमारा जो नॉलेज है वो बहुत बड़ा है और उससे हम बहुत सारी चीज़ों में डिवाइड करते हैं। तो बच्चों को जब सिखाते हैं हम तो हम अलग अलग सब्जेक्ट्स क्यों बनाते हैं? क्योंकि उन सारी चीज़ों की जो समझ होती है वो अलग अलग होती है। जैसे अगर आपको बच्चों को साइंस सिखाना है तो उसका तरीका अलग होता है, हिस्ट्री सिखाना है तो उसका तरीका अलग होता है। साइंस हम सिर्फ बच्चों को किताब से पढ़ाकर नहीं समझा सकते, हमें उन्हें एक्सपेरिमेंट्स करके बताना पड़ता है, तभी वो साइंस को समझ पाएंगे। लेकिन जो हिस्ट्री है हम उसे आज के तौर पे कुछ नहीं दिखा सकते, लेकिन हमें उसे कहानी के तौर पे सुनाना पड़ता है, बच्चों को जज्बाती तौर पर उसमें इन्वॉल्व करना पड़ता है, तो अलग अलग तरीके अपनाने पड़ते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हमें नॉलेज की कैटेगरी अलग अलग करनी होती है। Each involves its own kind of critical thinking, its own way of verifying and authenticating knowledge, and its own kind of creativity. जो हर एक जो सब्जेक्ट होता है, नॉलेज का जो हिस्सा होता है, उसकी अपनी एक सोच होती है, उसे प्रूफ करने के अपने तरीके होते हैं और इसीलिए हम उसे अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। Each category provides a lens to view the world, understand the world, and engage and act in the world. Each category provides a lens to view the world, understand the world, and engage and act in the world. तो दुनिया को समझने के लिए, उसे देखने के लिए, उसमें भागीदार होने के लिए हमें हर एक कैटेगरी जो है मदद करती है अपने अपने तरीके से। For example, our knowledge of mathematics helps us to appreciate the aesthetics in architecture, it helps to understand money transactions, and it helps us to carry out basic calculations. मिसाल के तौर पर अब मैथमेटिक्स को अगर हम लेते हैं तो जो उसकी नॉलेज है वो हमें सिर्फ किसी एक चीज़ में मदद नहीं करती है, वो हमें आर्किटेक्चर के एस्थेटिक्स को अप्रिशिएट करने में मदद करती है। यानी आर्किटेक्चर जो होता है, जब हम कोई चीज़ बनाते हैं तो उसके पीछे भी एक लॉजिक होती है कि इसे कैसे दिखना चाहिए, कितना ऊंचा होना चाहिए, कितना चौड़ा होना चाहिए, ये सारी चीज़ों में मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ती है। इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड मनी ट्रांजैक्शंस, जो हमारे कारोबार होते हैं, जो लेन देन होता है, उसमें भी मैथमेटिक्स की ज़रूरत होती है क्योंकि जो पैसा है वो नंबर्स है। एंड इट हेल्प्स अस टू कैरी आउट बेसिक कैलकुलेशंस, और जो बेसिक हमें गिनती की ज़रूरत है इस दुनिया में वो भी मैथमेटिक्स से ही आती है। दिस इज़ बिकॉज मैथमेटिक्स एज अ कैटेगरी ऑफ नॉलेज हैज़ इट्स ओन कॉन्सेप्ट्स एंड मीनिंग्स। तो मैथमेटिक्स जो है वो हम अलग से क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि उसके अपने रूल्स होते हैं, उसके अपने खुद के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, मतलब होते हैं, और उसकी अपनी एक समझ होती है। लेकिन वो एक चीज़ को समझने से हम काफ़ी चीज़ों को हम उसमें उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपको इससे कुछ मदद मिली होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और आपके कीमती कमेंट्स हमें ज़रूर दीजिए।